जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2024 में फरवरी मास का जो राशिफल है वह कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर यानी कि काल चक्र के अनुसार। तो दोस्तों सर्वप्रथम हर बार की भांति हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हमारे एकादश यानी हमारे इनकम के भाव में, और यह जो क्षेत्र होता है दोस्तों, यह आय के साथ साथ में ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित क्षेत्र भी हमारा यही होता है। यानी कि ज्येष्ठ भ्राता जो होता है वह पिता तुल्य भी माना जाता है, और इनकम के क्षेत्र का भी यह क्षेत्र है। तो लगभग ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने अग्रज यानी अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ में कोई भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं, साझेदारी इत्यादि का कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वह आपके लिए यहाँ पर फलीभूत रहने वाला है। पुनः दोस्तों 12 फरवरी के बाद भगवान सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आपके द्वादशेष भाव में यह जाएंगे, और द्वादशेष भाव में जब यह जाएंगे तो यह क्षेत्र हमारा व्यय का होता है। और व्यय के साथ साथ में दोस्तों जब यह विदेश गमन का भी होता है, तो इस समय विदेश गमन के निमित्त किया गया प्रयास हमारा यहाँ पर सार्थक होने वाला है। यानी कि अगर आप कोई भी विदेश में जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, घूमने के दृष्टिकोण से जाना चाहते हैं, या आप वहां पर रह रहे हैं, आप ग्रीन कार्ड इत्यादि की आपकी इच्छा है, तो इस समय का प्रयास आपका वहां पर सार्थक रहने वाला है। पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल बैठे हुए हमारे 10 मेष यानी पिता के घर में। पिता के घर का मंगल हमेशा लाभप्रद रहता ही रहता है, यानी कि यह हमारे कार्य क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से यह हमेशा ही हमें क्या करता है, लाभान्वित करता है। और कभी भी पिता के घर का मंगल दोस्तों अगर हम बाल्यावस्था हमारी है तो वह सुख पिता को अवश्य ही प्रदान करवाता है। यानी पिता भी कोई मतलब भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उनको उससे संबंधित अवश्य ही बेनिफिट मिलता है, कारोबार से संबंधित बेनिफिट मिलता है। पुनः मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि यह आपके एकादश आपके इनकम के क्षेत्र में आएंगे। इनकम के क्षेत्र में आने का ये तात्पर्य है कि आय के साधनों में आपकी वृद्धि करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है दोस्तों वह इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध बैठे हुए हमारे एकादश भाव में, यानी कि भगवान सूर्य नारायण के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और सूर्य नारायण के क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो आय के साथ साथ में और साथ ही साथ अग्रज यानी कि अपने ज्येष्ठ भ्राता इत्यादि के साथ में यह एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुनः बुध का भी राशि परिवर्तन आपके द्वादशेष भाव में जा रहे हैं, द्वादशेष भाव यानी व्यय के क्षेत्र में, और साथ ही साथ विदेश गमन के क्षेत्र में। तो भगवान सूर्य तुल्य फल ही यहाँ पर आपको क्या करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। तो विदेश गमन के लिए किया गया प्रयास दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, सार्थक रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हमारे द्वितीयेश भाव में। द्वितीयेश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा संपत्ति का क्षेत्र भी है, कुटुंब का क्षेत्र भी है, और दान और जीवा का क्षेत्र भी है। तो समझ लीजिए कि इन क्षेत्रों में अवश्य ही हमारी वृद्धि होने वाली, यानी कि संपत्ति में भी वृद्धि होने वाली है, कुटुंब इत्यादि पारिवारिक जीवन भी हमारा अच्छा रहने वाला है, और दान की जो प्रवृत्ति हमारी दोस्तों है वह भी इस समय बढ़ने वाली है। तो देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हैं भूमिपुत्र मंगल के साथ में पिता के स्थान में, और पिता के स्थान में जब यह बैठे हुए हों तो अवश्य ही यह यहाँ पर आपको क्या करेंगे, एक अच्छा आपको फल यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। मंगल के साथ में शुक्र की अच्छी युक्ति मानी गई है, यानी कि यहाँ पर यह एक अच्छा एक राजयोग आपका बना रहा है। और पुनः शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। शुक्र भी राशि परिवर्तन यानी कि यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर यानी आपके इनकम क्षेत्र में करेंगे, और इनकम क्षेत्र में करने का ये इनका राशि परिवर्तन करने का ये तात्पर्य है कि यह उपलब्धियों से संबंधित आपकी जो भी उपलब्धियां आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय का प्रयास आपका सार्थक रहने वाला है। तो शुक्र भी आपके लिए इस समय लगभग अच्छा फल प्रदान करने वाला है। पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि। शनि बैठे हुए हैं हमारे
द्वादशीय क्षेत्र में, द्वादशीय क्षेत्र मैंने पहले ही आपको बता दिया व्यय का और साथ ही साथ विदेश गमन का। मगर यहाँ पर शनि के दृष्टिकोण से हम एक चीज आपको बता दें कि शनि द्वादशेष में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारे खर्चे बहुत ही अधिक बढ़ाने वाला है और साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जब शनि, सूर्य, बुध इत्यादि जब तीनों ग्रह इसमें यहाँ पर एक साथ में होंगे तो यह कोई ऐसी बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है। शनि कोई ऐसी बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है कि जिसके कारण कोई ऐसी बीमारी भी उत्पन्न कर सकते हैं कि जिसके कारण काफी समय तक हमें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए हमारे केंद्र भाव में, और केंद्र भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य दोस्तों कि मानसिक क्लेश है यहाँ पर बना रहा है। तो इसके लिए मेडिटेशन इत्यादि कर लीजिए, योगा इत्यादि कर लीजिए, और जिन चीज़ों से कि हमारा जो मानसिक तनाव है वह थोड़ा सा कम हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार जब हमारे ग्रह गोचर हर एक प्रकार से अच्छे फलीभूत हो रहे होते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी अच्छे होते हैं, उपलब्धियों के क्षेत्र में भी अच्छे होते हैं, धन धान्य संपत्ति के क्षेत्र में भी अच्छे होते हैं, तो जब हम हर एक चीज़ में मतलब कार्यगत रहते हैं, यानी कि हर एक चीज में हमारी प्रोग्रेस हो रही होती है, तो उसमें थोड़ा सा मानसिक क्लेश भी थोड़ा सा बनता है। तो अगर ऐसा कुछ बनता है तो दोस्तों उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना है, मेडिटेशन, योगा इत्यादि हमें अवश्य ही करना है, ताकि किसी भी प्रकार से राहु जो हमारे केंद्र भाव में बैठे हुए हैं या इन चीजों पर हावी न हो। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। केतु बैठे हुए हमारे सप्तम भाव में। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, साथ ही साथ काम वासनाओं का भी होता है और दैनिक व्यवसाय का होता है। तो दैनिक व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह अच्छा रहने वाला है, मगर दोस्तों जीवन साथी के साथ में अच्छा तारतम्य हमारे समय नहीं रहने वाला, जो कि हमें अवश्य ही रखना है, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि मानी गई है। तो थोड़ा सा क्या है कि अगर हम देखें तो जीवन साथी के साथ में एक अच्छा तारतम्य हमारा यहाँ पर नहीं बनने वाला, थोड़ा सा कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही होंगी। तो इसके लिए आपको अवश्य ही केतु के निमित्त भी कुछ यहाँ पर उपाय अवश्य ही आपको करने हैं, राहु के निमित्त भी कुछ अवश्य उपाय यहाँ पर करने हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों आपके शिक्षा के क्षेत्र से या आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से या आपकी उपलब्धियों के दृष्टिकोण से या संपत्ति में कुछ जोड़ने के दृष्टिकोण से, तो यह समय आपके लिए ओवरऑल क्या है, ग्रहों के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।